हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि क्या वॉर क्राइम लॉज हैं जो अभी ऑनगोइंग इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में एप्लीकेबल रहेंगे। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन एन आर्टिकल विच वाज पब्लिश्ड इन इंडियन एक्सप्रेस इन एक्सप्लेन्ड ग्लोबल सेगमेंट। देखिए, जो अभी ऑनगोइंग वॉर चल रही है या दुनिया में कोई भी वॉर चलती है, उसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस है जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इमर्ज हुआ था। तो आइए डिस्कस करते हैं। What laws actually govern the conflict? देखिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो रूल्स हैं आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के, वो 1949 के जिनीवा कन्वेंशन से आते हैं, जिसको सारे के सारे यूएन मेंबर स्टेट्स ने रेटिफाई किया है। ये सप्लीमेंट होते हैं जो भी इंटरनेशनल वॉर क्राइम ट्रिब्यूनल्स की रूलिंग्स आती है। जैसे कि अगर इंटरनेशनल वॉर क्राइम ने कुछ ट्रिब्यूनल ने कुछ कहा है कि आपका ये एक्ट वॉर क्राइम की तरह लिया जाएगा, तो उसको भी जिनीवा कन्वेंशंस के जो रूल्स हैं उसमें सप्लीमेंट किया जाता है। काफ़ी सारी सीरीज़ ऑफ ट्रीटीज़ होती हैं जो कि हमारे वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स को गवर्न करती हैं, जैसे कि हम सिविलियंस को कैसे ट्रीट करेंगे, सोल्जर्स को कैसे ट्रीट करेंगे, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को कैसे ट्रीट करेंगे। इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। ये अप्लाई होता है गवर्नमेंट फोर्सेस में भी और ऑर्गेनाइज्ड आर्म्ड ग्रुप्स में भी। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि अगर सारे यूएन मेंबर स्टेट्स हैं लेकिन कोई आर्म्ड ग्रुप है, मान लो जैसे कि हमास फॉर एग्जांपल, तो वो तो ये कहेगा कि हम तो यूएन के मेंबर स्टेट नहीं हैं, तो ये लॉ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। हमास जो भी कोई भी ऑर्गेनाइज्ड आर्म ग्रुप है उसमें भी ये सारे के सारे लॉज एप्लीकेबल होते हैं। नाउ, अगर कोई भी क्राइम हुआ है और उनको जस्टिस नहीं मिला अपने होम स्टेट में, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि हेग नीदरलैंड्स में है, वो इकलौता इंटरनेशनल लीगल ऑर्गन है जो कि क्राइम्स के अगेंस्ट में चार्जेस ला सकता है। ऑब्वियसली डोमेस्टिक कोर्ट्स को सो कॉल्ड यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन है सारे वॉर क्राइम केसेस में, बट उनका स्कोप काफ़ी लिमिट किया भी जा सकता है। इसलिए आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, उसके फाउंडिंग रोम स्टैट्यूट में ये लिखा हुआ है कि उसको ये लीगल अथॉरिटी है कि वो सारे अलेज्ड क्राइम्स जो हैं ऑन द टेरिटरी ऑफ इट्स मेंबर्स, या अगर उनके किसी नेशनल ने कोई क्राइम किया है वो उसे भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, अगर उनकी डोमेस्टिक अथॉरिटीज़ नहीं करना चाहती या कर नहीं पा रही हैं। तो अभी हाल ही में प्रोसिक्यूटर ऑफ आईसीसी ने ये भी कंफर्म किया है कि ये मैंडेट्स जो हैं अभी जो करंट इजराइल और हमास के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें एप्लीकेबल रहते हैं। नाउ, आईसीसी का एक्चुअली रोल क्या है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का रोल क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो 2002 में हेग में बनाया गया था और ये दुनिया का परमानेंट वॉर क्राइम्स ट्रिब्यूनल है। इसका जुरिस्डिक्शन जो है वो वॉर क्राइम्स में भी है, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी में, जेनोसाइड में यानी कि नरसंहार या मास किलिंग्स जो उसके 123 मेंबर स्टेट्स में होती है, या अगर उसके किसी नेशनल ने की हो, मतलब कि उनके अगर मेंबर स्टेट्स के किसी नेशनल जो मेंबर स्टेट का कोई सिटीजन है अगर उसने भी क्राइम किया है तो उसमें भी आईसीसी अपना रोल प्ले करता है। नाउ, प्रॉब्लम क्या आती है कि वर्ल्ड के कई मेजर पावर्स हैं जो आईसीसी के मेंबर ही नहीं है। जैसे इंडिया आईसीसी का मेंबर नहीं है, चाइना आईसीसी का मेंबर नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स आईसीसी का मेंबर नहीं है, रशिया भी आईसीसी का मेंबर नहीं है। आईसीसी लेकिन पैलेस्टीन को एक मेंबर स्टेट की तरह रिकॉग्नाइज करती है, जबकि इज़राइल जो है आईसीसी के जो जुरिस्डिक्शन है उसको नहीं मानता और उसके साथ फॉर्मली कोई भी एंगेजमेंट नहीं करता है। मतलब कि इज़राइल ये कहता है कि आपका जुरिस्डिक्शन हमारी कंट्री में जो भी हो रहा है उसमें नहीं है। अब आईसीसी के पास एक लिमिटेड बजट होता है और उसके पास एक लिमिटेड स्टाफ होता है। आईसीसी ऑलरेडी 17 के आसपास केसेस अभी इन्वेस्टिगेट कर रहा है रिलेटेड टू वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन, अफगानिस्तान से लेकर बहुत सारी कंट्रीज़, म्यांमार, सूडान। अभी रिसेंटली आईसीसी ने अराउंड 1 मिलियन यूरोस का बजट जो है पैलेस्टीनियन टेरिटरीज़ में जो अभी भी चल रहा है उसके लिए किया है। नाउ, ऐसा नहीं है कि आईसीसी पैलेस्टीन में अभी पहली बार ही देख रहा है।
2001 से ही आईसीसी काफ़ी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशंस कर रहा है वॉर क्राइम्स के या क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी पे, बट अभी तक उसने कोई भी वारंट्स इशू नहीं किए गए हैं। नाउ प्रोसिक्यूटर्स ने 2021 में ये भी कहा था कि देर आर रीज़नेबल बेसिस, मतलब कि उनके पास काफ़ी रीज़नेबल कारण है टू बिलीव कि यहाँ पे काफ़ी सारे वायलेशंस हो रहे हैं। ये वायलेशंस सिर्फ इजरायली ट्रूप्स की वजह से नहीं है, ये हमास मिलिटेंट्स के या अदर आर्म्ड पैलेस्टीनियन ग्रुप्स की वजह से भी है। नाउ लेट अस डिस्कस कि क्या क्या चीज़ें वायलेट कर सकती हैं इंटरनेशनल वॉर क्राइम लॉज को। ठीक है, ह्यूमन राइट्स वॉच जो न्यूयॉर्क बेस्ड है, उसने ये कहा है कि पॉसिबल वॉर क्राइम्स जो कि डेलिबरेट टारगेट करते हैं सिविलियंस को या बिना कोई सोचे समझे काफ़ी इनडिस्क्रिमिनेट रॉकेट अटैक्स कर रहे हैं जिसमें सिविलियंस की लाइफ चली जा रही है एंड हॉस्टेजेस आप ले रहे हैं सिविलियंस को, जैसे कि पैलेस्टीनियन आर्म ग्रुप्स करते हैं, एज वेल एज जो इज़राइल की काउंटर स्ट्राइक्स हैं गाज़ा में जिसमें कि हंड्रेड्स ऑफ सिविलियंस मर रहे हैं, ये उस वायलेशन के अंदर आ सकता है। नाउ मतलब कि आप जानबूझ के सिविलियंस को मार रहे हैं, हॉस्टेज ले रहे हैं, या कुछ लोगों ने क्राइम किया है और आप सारी की सारी जनता को एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं, ये सारे के सारे का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वॉर क्राइम्स के अंदर आ सकती हैं। नाउ टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस, मर्डर एंड टॉर्चर, ऐसी चीज़ें कि मतलब आप हॉस्टेज ले लो, मर्डर कर दो उनका, या हॉस्टेजेस को टॉर्चर करो, ये सब के सब एक्सप्लिसिटली बैन किया गया है जिनीवा कन्वेंशन के अंदर। इसलिए कहा जाता है कि इज़राइल का जो भी रिस्पॉन्स है वो भी वॉर क्राइम के इन्वेस्टिगेशन के पर्व्यू में आ सकता है। नाउ जैसे कि अभी इज़राइल ये कह रहा है कि हम कंप्लीट ब्लॉकेट करेंगे उनको, कोई फ्यूल फूड फॉडर कुछ नहीं मिलेगा उनको, तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट पनिशमेंट टू जनरल पब्लिक। ठीक है, मतलब कि आप एक कलेक्टिव पनिशमेंट दे रहे हैं, तो ये भी इस तरह के एक्शंस भी आपके इंटरनेशनल वॉर क्राइम लॉज को वायलेट करते हैं। अब हम देखते हैं कि मैंने जैसे कहा कि इज़राइल तो ये कह रहा है कि वी आर नॉट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, है ना, तो यहाँ पे जिनीवा कन्वेंशन से अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना। इज़राइल हैज़ द राइट एंड द ड्यूटी टू डिफेंड इटसेल्फ, दैट इज़ ट्रू, ये तो ज़रूरी है, लेकिन एक कंप्लीट सीज, जैसे कि हमने अभी बात किया कि इज़राइल ये कह रहा है कि एक कंप्लीट सीज करेंगे, उनको कहीं जाने नहीं देंगे, पूरे के पूरे गाज़ा को घेर के रखेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह की सीज जो कि सिविलियंस को टारगेट कर रही है रैदर देन लेजिटिमेट मीन्स की तरह हमारे ओपोनेंट की मिलिट्री कैपेबिलिटी को अंडरमाइन करने की, तो इस तरह की चीज़ों को भी हम वॉर क्राइम के अंदर काउंट कर सकते हैं। नाउ attacks on military objectives have to be proportional under international law, which means they must not lead to excessive loss of civilian life or damage to civilian objects। देखिए, आई नो कि जब भी वॉर छिड़ती है तो आपका एक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है कि अपने ओपोनेंट की कैपेबिलिटीज़ को कैसे हम ख़त्म करें, कैसे उनकी कैपेबिलिटीज़ को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन आपको इस चीज़ का भी ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि आपके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हो कि ये उसको अचीव करने के लिए सिविलियन लाइफ इतनी ज़्यादा ही अफेक्ट हो जाए और इतना ज़्यादा सिविलियन ऑब्जेक्ट्स का डैमेज हो जाए, है ना, और आपके कोई कॉन्क्रीट क्या कहते हैं मिलिट्री एडवांटेज एक्सपेक्टेड ना हो। तो ऐसी सारी चीज़ें भी, ठीक है, आपके जिनीवा कन्वेंशंस में आती है। नाउ एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि ग्रूसम किलिंग्स हुई हैं हमास की तरफ से भी, काफ़ी सारे जो लोग फेस्टिवल्स में थे, डांस फेस्टिवल्स में थे, जबकि उनका कोई लेना देना नहीं था वॉर के साथ। ठीक है, तो वो भी एक तरह से वॉर क्राइम के अंदर काउंट किया जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इससे हम काफ़ी एनकरेज रहेंगे टू मेक सच वीडियोज़ मोर एंड मोर ऑफन। थैंक यू।